दोस्तों, एक लड़की रात को अपने घर से भागकर ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसी लड़कियां इस वीडियो को जरूर देखें जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाकया है जिसको हमारे एक दोस्त वाहिद भाई ने हमें बताया है। वाहिद भाई कहता है कि एक बार मैं ट्रेन से मुंबई जा रहा था। ट्रेन के एसी डिब्बे में अपनी सीट पर बैठा हुआ था और अपना मोबाइल चला रहा था कि इतने में मेरी सामने वाली सीट पर बैठी हुई लड़की ने मुझसे पूछा कि हेलो, क्या आपके पास में इस मोबाइल की सिम निकालने वाली पिन है? इतना कहते हुए उसने अपने बैग से एक मोबाइल निकाला। वह उस मोबाइल में अपना नया सिम कार्ड डालना चाह रही थी, लेकिन सिम स्लॉट को खोलने के लिए जिस पिन की जरूरत पड़ती है वो पिन उसके पास में नहीं थी। लड़की की यह बात सुनकर मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने बैग से पिन निकालकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए मुझसे वो पिन ले ली और अपने मोबाइल में सिम डालकर मुझे पिन वापस कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़की फिर से इधर उधर ताकने लगी है, तो यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आपको और कोई परेशानी आ गई है, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? तो वो लड़की बोली कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरी सिम चालू नहीं हो रही है। यह सुनकर मैंने उससे उसका मोबाइल मांगा। उसने अपना मोबाइल दे दिया। मोबाइल को देखकर मैंने उससे कहा कि अभी आपकी यह सिम एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर के बाद में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद में सिम वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आप इस सिम को इस्तेमाल कर सकेंगी। तो यह सुनकर लड़की ने पूछा कि सिम वेरिफिकेशन क्यों? तो मैंने कहा कि आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही नई सिम चालू होती है। जिस नाम पर यह सिम ली गई है उसके बारे में पूरी जानकारी पूछी जाती है। जब आपके पास में इस तरह का फोन आई तो आप इसकी पूरी जानकारी दे देना, उसके बाद में आपकी यह सिम चालू हो जाएगी। तो यह सुनकर लड़की घबराती हुई कहने लगी ओ। तो मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर फिर भी वो लड़की अपने हाथ से दूसरे हाथ को दबाती रही मानो वो किसी बड़ी परेशानी में हो। यह देखकर मैंने फिर प्यार से कहा कि अगर आपको कहीं पर फोन करना हो तो आप मेरा यह मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। इस पर लड़की ने कहा कि जी थैंक्स, फिलहाल नहीं चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा मगर आपकी यह सिम किस नाम से खरीदी गई है? तो इस पर लड़की ने कहा कि जी मुझे नहीं पता यह सिम किसके नाम पर है। यह सुनकर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार सिम एक्टिवेट होने दीजिए। जिसने आपको यह सिम दी है यकीनन यह सिम उसी के नाम से होगी। लड़की ने कहा कि चलो अच्छी बात है, कोशिश करते हैं। फिर मैंने पूछा कि आपका स्टेशन कहाँ पर है, यानी कि आपको उतरना कहाँ पर है? तो लड़की ने कहा कि जी मुंबई। फिर लड़की ने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ पर जाना है? तो मैंने भी कहा कि मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ, सिर्फ एक दिन का काम है। इसके बाद में मैंने लड़की से पूछा कि क्या आप मुंबई में रहती हो? तो लड़की बोली कि जी नहीं, मुंबई में मुझे कोई भी काम नहीं है और ना ही मेरा मुंबई में घर है। तो यह सुनकर मैंने हैरान होते हुए लड़की से पूछा कि फिर आप कहाँ पर जा रही हैं? तो वो लड़की बोली कि दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ। मुंबई से मुझे आज तीसरी ट्रेन पकड़नी है और फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह कमसीन अलड़ सी लड़की किस तरह की कैद में रही होगी। इसलिए फिर मैंने उससे पूछा कि आपको किस तरह की कैद से आज़ाद हो जाना है? तो लड़की बोली कि मैं भी उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहां घर वाले कहें शादी कर लो, जब वो जैसा कहें वैसा कर लो। इसलिए मैं तंग आकर घर से भाग चुकी हूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मगर ताजुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए उससे पूछा मगर क्या आप अकेली भाग रही हैं? आपके साथ में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर वो लड़की बोली कि अकेली नहीं हूँ, साथ में है कोई। मैंने पूछा कि कौन है? मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। तो वो लड़की कहने लगी आज मैं मुंबई से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर मुझे वो जनाब मिलेंगी, उसके बाद में हम कभी भी किसी को नहीं मिलेंगे। तो यह सुनकर मैंने कहा अच्छा, तो ये प्यार का मामला है? तो लड़की ने कहा जी। यह सुनकर फिर मैंने उसको बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। मेरी यह बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी शादी कब और कैसे हुई? लव मैरिज की बात सुनकर अब वो लड़की मेरी बातों में और भी ज़्यादा रुचि लेने लगी।
लड़की की यह बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मेरी शादी कब और कैसे हुई यह बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप यह बताओ कि आपके घर में कौन कौन है। तो उसने होशियारी बरतते हुए कहा कि यह मैं आपको क्यों बताऊं, मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई या बहन, या हो सकता है कि भाई ना हो सिर्फ बहनें ही हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो सिर्फ गुस्सा करने वाले 2-4 भाई हो। इसके बाद में मैंने उस लड़की से पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता हूँ। तो इस पर भी वो लड़की बोली कि मेरा नाम भी कुछ भी हो सकता है, रीना, मीना या टीना या कुछ भी हो सकता है। वो लड़की बहुत बातूनी थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद में उसने मुझे एक टॉफी दी, जैसे क्लास में कोई छोटे बच्चे को देता है। टॉफी देते हुए मुझसे कहने लगी कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी को उठाते हुए उसको बधाई दी और उसे पूछा कि आज तुम कितने साल की हो गई हो। तो उसने बताया कि पूरे 18 साल की। मैंने कहा कि इसका मतलब भागकर शादी करने की आपकी कानूनी उम्र हो गई है, इसलिए तुमने यह कदम उठाया है। तो यह सुनकर वो लड़की हंस पड़ी। कुछ ही देर के बाद में हम दोनों काफी फ्रैंक हो चुके थे, जैसे बहुत पहले से हम एक दूसरे को जानते हों। मैंने उस लड़की को बताया कि मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, मतलब कि मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा कि तुम लग तो नहीं रही हो। तो इस पर मैं मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम घर से भागकर आई हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने आज पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी कि मुझे उन जनाब ने, यानी कि मेरे लेवर ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, अपना मूड बिल्कुल भी खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। इस पर मैंने चुटकी लेते हुए कहा कि उसने तुझे मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी। तो उसने हंसते हुए कहा जी नहीं, शायद वो यह बात कहना भूल गया होगा। फिर मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है, उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना कर दिया है, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सकी, बहुत टैलेंटेड है वो। तो लड़की ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को आज 10 साल हो गई हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 2 साल का। यह देखो उनकी तस्वीरें। मेरे मोबाइल में बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया ये बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे बताया कि जब यह पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी भी थी, मगर फिर कुछ महीनों के बाद में मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में आकर काम करने लगा। तो लड़की ने पूछा कि मगर वो जॉब छोड़ी क्यों? तो मैंने कहा कि जब मैंने अपनी बच्ची को पहली बार अपनी गोद में उठाया तो मुझे ऐसे लगा जैसे आज पूरी दुनिया मेरे हाथों में है। उस वक्त 30 दिन की छुट्टी घर पर आया था, मुझे वापस भी जाना था, लेकिन फिर मैं जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी और मेरी बच्ची का बचपन लाखों का। उसने कहा क्या आप अपने बीवी बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकती थी? तो मैंने कहा कि काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद में रख सकता था, मगर यह उस वक्त मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ में नौकरी या फिर अपना परिवार। मैंने अपने परिवार को चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखने के लिए। इसलिए मैं कुवैत गया और अपना इस्तीफा देकर वापस आ गया। लड़की ने कहा कि बहुत अच्छा किया। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। फिर लड़की ने कहा अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, उस वक्त आप भागकर कहाँ पर गए थे, कैसे रहे और उस वक्त में आपके दिन कैसे गुजरे थे? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन के जैसी। फिर मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की है और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में ही सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। तो लड़की ने पूछा कि उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? तो मैंने कहा कि रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम या फिर मेरा घर परिवार। इस पर लड़की ने अपनी गर्दन हिलाई और कहने लगी कि बिल्कुल सही। फिर उसने पूछा कि इसके बाद में आपने क्या किया? मैंने कहा कि फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके पापा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। आलिया ने मुझसे कहा था कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम आलिया है, मगर मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि भागकर शादी नहीं करेंगी। वो 2 दिनों तक लगातार मुझ पर जोर देती रही कि भाग चलती हैं, मगर मैं उसे साफ साफ मना करता रहा।
मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मगर लड़की के पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लड़की को भगाकर ले जाने वाला लड़का अपने दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके उलट जो लड़की अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है वो उल्टा बचलन कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू लड़की कहते हैं। बुराई के तमाम शब्द लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर अगर 60 साल की बूढ़ी औरत भी हो जाती है तब भी जवानी में किया उसका इस काम का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता है। मैं मानता हूं कि लड़का लड़की को तोलने का यह मापदंड गलत है, मगर हमारे मुआशरे में यही तो हो रहा है। यह नजरिया गलत है, मगर हमारा सामाजिक नजरिया यही है। यह सुनकर वो लड़की अपना नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और गटगट वो पानी पीने लगी। मैंने उससे कहा अगर मैं उस दिन उसको भगा कर ले जाता तो उसकी माँ शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती, इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिसके साथ में प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के जैसे हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन अब वो मेरे बारे में और भी ज्यादा जानना चाह रही थी। उसने पूछा कि फिर आपकी शादी कैसे हुई, तो मैंने बताया कि फिर आलिया की सगाई और कहीं पर कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। आलिया और उसके मंगेतर की आपस में बातें भी होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी तो उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लड़की ने पूछा कि डिमांड कैसी, तो मैंने कहा कि डिमांड का एक ही मतलब होता है दहेज। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी गाड़ी चाहिए, सास और ननद को नेकलेस चाहिए। वो कहने लगे हमारे यहाँ पर यह रीत है। लड़का भी इस रीत का पक्षधार था, इसलिए मैंने वो सगाई तोड़वा डाली। इसलिए नहीं कि मेरी शादी उसके साथ में हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में आलिया कभी भी खुश नहीं रह सकती थी और ना ही उसका परिवार। फिर किसी तरह से मैंने उसके परिवार वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात है। यह सुनकर वो लड़की बोली कि चलो अच्छा हुआ आप आपस में तो मिल गई, वरना बेचारी वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़ों की पसंद भी हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी सही या गलत हो सकता है। काम की बात यहाँ पर यह है कि दोनों में कौन वफादार है। लड़की ने फिर से पानी की घूंट को पिया और कहने लगी कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर माँ बाप को कोई गलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों की और माँ बाप दोनों की सहमति हो, यही सबसे सही फैसला है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगी कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं है और ना ही तुम्हें अभी इसका सही मतलब पता है। लड़की ने पूछा कि फिर क्या है इसका सही मतलब। मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये सच्चा इश्क है। तुमने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये सच्चा इश्क है। तुमने फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये असल इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उस खाली जगह में तुमने इसका फतूर भर दिया। जिन जनाब ने तुझमें इश्क भरा वो इश्क नहीं है, यानी कि तुम जिसके साथ में भागकर जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि वो होशियारी और हीरोगिरी में है। अगर वो सच में इश्क होता तो वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, वो 3 ट्रेनें आपको नहीं बदलवाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। अगर कोई कहे कि मैं आशिक हूँ और सातिर भी हूँ तो ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई थी, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था। अगर वो सातिर होता तो वो केस से मजनू ना बनता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली और उसी नहर में उसका खून बह रहा था। वो सच्चा इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया तो कोई जोगी हो गया, मगर किसी ने भी इश्क में कोई चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क कुर्बानी करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को कुर्बान करता है, जैसे आज तुमने अपने आप को किया है। अगर तुमने भी यह कुर्बानी हासिल करने के लिए दी है, इसलिए तुम्हारे इश्क में भी लालच की मिलावट हो गई है। इतना सुनकर लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने कहा कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों के बाद में उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी और ना ही पानी पिएगी। आपको अपने आशिक को आजमाकर देख लेना चाहिए था। ना ही उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता और ना ही उसके दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले का हर तीसरा लड़का जिसे इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा के जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी और कुछ अलग करने का फितूर और कुछ भी नहीं है।
इतना सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो यहाँ पर नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया था। मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मेरी नज़र उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ तक पहुँच गई, इतने में ही उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसकी सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। उसने फिर मुझसे कहा कि मुझे एक कॉल करना है। मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से उसका वालिद भी फोन पर उसको संभालने की कोशिश करने लगा। लड़की ने फिर कहा, पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं घर वापस आ रही हूँ। दोनों तरफ से प्यार उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने एक बार फिर से मेरी पिन मांगी और मैंने पिन उसे दे दी। उसने फौरन ही अपने मोबाइल से वो सिम निकाल दी और उसको तोड़ दिया और मुझे अपनी पिन वापस कर दी। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, आप सबसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस तरह की गलती कभी मत करना। घर से भागकर कभी भी किसी के साथ में शादी करने की कोशिश मत करना, वरना फिर पछतावे की सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा।